नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट जनवरी 2024 की जो परीक्षा है वो 31 जनवरी को होने वाली है। और आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, जिसमें से हम 30 प्रश्न रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि कहाँ से आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न हमारा है कि डिस्ग्राफिया क्या है। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है ये। और इससे जो प्रश्न आते हैं, लगभग 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला हमारा ऑप्शन है कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। चौथा ऑप्शन हमारा एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव आवेगशील व्यवहार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो ये हमारा क्या है, डिस्ग्राफिया है, यानी कि डिफिकल्टी विद राइटिंग। अगला प्रश्न है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है विभेदित निर्देशन, दूसरा है संवर्धन, तीसरा है त्वरण या गतिवर्धन, चौथा ऑप्शन है विसर्जन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्वरण। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है कि पाठ्यचर्या में अनुकूल करें। दूसरा हमारा ऑप्शन है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। तीसरा हमारा ऑप्शन है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। चौथा ऑप्शन है हमारा विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में हमें इसमें से चूज करना है क्या क्या हो सकता है। कि पहला हो सकता है, दूसरा भी होना चाहिए, उसके बाद हमारा चौथा होना चाहिए, यानी कि ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे कह रहा है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा तृतीयक और माध्यमिक। अब ये जो ऑप्शन जैसे मान लो बैठाने हैं कि यहाँ पे तृतीयक होगा, यहाँ पे माध्यमिक होगा, लेकिन क्या ये सही है, अभी हम ऑप्शन की तरफ पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन दूसरा है हमारा प्राथमिक और माध्यमिक, ऑप्शन तीसरा है हमारा माध्यमिक और प्राथमिक, ऑप्शन चौथा है हमारा माध्यमिक और तृतीयक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि सामाजिकरण की प्राथमिक यहाँ पे होगा, प्राथमिक संस्थाएं हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा माध्यमिक संस्थाएं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 5। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है हमारा सामाजिककरण भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन दूसरा है हमारा संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन तीसरा है हमारा भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 6। तो इसमें बताया गया है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास क्या है, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरा ऑप्शन है हमारा पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है हमारा पारंपरिक स्तर, चौथा ऑप्शन है हमारा पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न होता है 7वां, जिसमें बताया गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
अब ऐसे लगभग प्रश्न यहाँ पे आएंगे, लगभग 3 से 4 प्रश्न होंगे जो कि 30 क्वेश्चंस के सीडीपी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा अगर बात करें कि ऑप्शन नहीं भी पढ़ना है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर हम कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर दूसरा लगाएंगे। क्यों? इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें से सबसे पहले अगर अभिकथन पूछा जाता है और कारण पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। यानी कि जैसे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा है हमारा कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ऑप्शन तीसरा है हमारा कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। चौथा है ऑप्शन हमारा विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। पहला है हमारा 12 वर्ष, ऑप्शन दूसरा है हमारा 1 वर्ष, ऑप्शन तीसरा हमारा है 3 वर्ष, ऑप्शन चौथा है हमारा 7 वर्ष। इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो 7 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारा कैरल गिलगिल ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा ऑप्शन हमारा नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा ऑप्शन हमारा आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, ऑप्शन चौथा हो जाएगा केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है हमारा जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कारण परिणाम का विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है हमारा केंद्रीयन, तीसरा ऑप्शन है हमारा विकेंद्रीयन और चौथा ऑप्शन है हमारा पारगमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीयन। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। ऑप्शन पहला है हमारा कि धीमी कुछ हद तक आत्म केंद्रित स्थिर है तार्किक है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा हमारा स्थिर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी तार्किक। ऑप्शन तीसरा हमारा हो जाएगा कि स्थिर है तार्किक धीमी आत्म केंद्रित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है? स्थिर है। फिर हमारा आता है और सोच क्या है? कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच कैसी? तार्किक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? पहला ऑप्शन है हमारा बुनाई, दूसरा ऑप्शन है हमारा तैरना, तीसरा ऑप्शन है हमारा एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, चौथा ऑप्शन है हमारा एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तैरना। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 14, तो भौतिक वृद्धि और विकास विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा एकीकरण यानी कि सरल से जटिल, और विभेदीकरण हमारा क्या है? जटिल से सरल है। दूसरा ऑप्शन हमारा है शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा समीपस्थ अवरोही और शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, चौथा ऑप्शन है हमारा विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शीर्षगामी। यहाँ पे होगा कि विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है
भाषिक और अंतर्वैयक्तिक। दूसरा ऑप्शन है हमारा दिक् स्थान, अंतर्व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन है हमारा अंतर्व्यक्ति और दिक् स्थान। चौथा ऑप्शन है हमारा अंतर्वैयक्तिक भाषिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अंतर्व्यक्ति और दिक् स्थान। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न संख्या 16, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तीसरा ऑप्शन हमारा होता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। चौथा ऑप्शन हमारा होता है कि एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला प्रश्न आता है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? पहला प्रश्न, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन दूसरा है हमारा कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन है हमारा उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 18। इस वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अभिकथन होता है और कारण होता है तो इसमें आंखें बंद करके ऑप्शन नंबर 2 लगा देना है, जिसमें ये कहे कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या हमारा 19। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, गैर प्रासंगिकरण। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न संख्या 20, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो पहला हमारा ऑप्शन है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्रिया की परिभाषा क्या है। तीसरा ऑप्शन हमारा है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है हमारा कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ऑप्शन दूसरा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन तीसरा है हमारा कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न संख्या 22, जिसमें वही चीज हमने बताई है कि अगर अभिकथन है और कारण है तो यहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शन के पास पहुंच जाना है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। तो 75% से ज्यादा यही ऑप्शन हमारा एग्जाम में सही होगा और सही होने वाला है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या हमारा 23 की लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मूर्त पुरस्कार। दूसरा ऑप्शन है हमारा सहकर्मी सहयोग। तीसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक अलगाव। चौथा ऑप्शन है हमारा मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सहकर्मी सहयोग। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 24। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा विकासात्मक देरी का संकेत है। चौथा ऑप्शन है हमारा बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न आता है हमारा 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन हमारा है पारगमनात्मक तर्क। ऑप्शन दूसरा है हमारा जीववादी चिंतन।
ऑप्शन तीसरा है हमारा केंद्रीय, ऑप्शन चौथा है हमारा परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जीववादी चिंतन। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 26, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला हमारा वो है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऑप्शन दूसरा है हमारा उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, तीसरा ऑप्शन है हमारा बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ऑप्शन चौथा है हमारा कि संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 27, इसमें भी हमने बताया कि आंखें बंद करके आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 28, जिसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो पहला अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए वो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, तथ्यों को रटना, दूसरा ऑप्शन है हमारा यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, तीसरा ऑप्शन है हमारा समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, चौथा ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 29, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ऑप्शन पहला हमारा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन दूसरा है हमारा आमूल से मूर्त की ओर, और तीसरा ऑप्शन है हमारा जटिल से सरल की ओर, चौथा ऑप्शन हमारा है तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, यानी कि जब कोई बच्चा प्रभावी ढंग से सीखता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है क्या अवधारणा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 30, तो यहाँ पे बताया गया है कि विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में जो विविधता होती है वो पहला ऑप्शन है हमारा कि को महत्व देना चाहिए या मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन हमारा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए। अब उपेक्षा या महत्व किसके बारे में बात कर रहे हैं, विविधता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है हमारा कि विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है कि विविधता को शिक्षण अधिगम को प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द इन्फॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।